गुड आफ्टरनून क्लास। आज ये हमारी सेमेस्टर 2 की चैप्टर 3 की साइंस की क्लास है। आज इस क्लास में हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। पीपीटी इज अबाउट टू स्टार्ट। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। पीपीटी अभी शो नहीं हो पा रही है इस वजह से। Once the PPT will start, we will continue our class. So be patient and wait. तो आज के हमारे टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करेंगे वो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, उनके क्या प्रकार हैं। और हम जानते हैं दो प्रकार के हमारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो आज की क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो केवल अनवीकरणीय स्रोत के बारे में स्टडी करेंगे। अनवीकरणीय स्रोत हम सब जानते हैं, ऐसे स्रोत जिनको हम दोबारा अगर एक बार हम उनको यूज अप पूरा कर लें तो फिर दोबारा हमें वो ईजिली फाइंड आउट नहीं हो सकते, जिनको हम दोबारा ईजिली प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन अनवीकरणीय स्रोत के हमें पता है कौन कौन से इनमें आते हैं, जैसे कोयला है या पेट्रोलियम या खनिज तेल है, पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। तो इन पांचों के बारे में जो है जो अनवीकरणीय स्रोत हैं इनके बारे में आज डिटेल में इस क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत जो है हम जानते हैं कि उनकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए हमें इन ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसे खाना पकाना है तो हमें कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत चाहिए। अगर हमें घर में हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए कोई। व्हीकल का हम किसी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई एनर्जी सोर्स चाहिए जो हमारे क्रूड ऑयल से हमें मिलता है, पेट्रोल और डीजल के रूप में। तो अब हमारी जो डेली की नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से हमें ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता रहती है। तो ऊर्जा के स्रोत जो हैं ये दो प्रकार के, इनको हमने ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो हम दो प्रकार के ये डिवाइडेशन है इनका, वो इनकी प्रकृति और प्राप्ति के आधार पे है। तो ऐसे स्रोत जो जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, और जो बहुत लंबे समय अंतराल पे, कई लाखों करोड़ों वर्षों के अंतराल पे बहुत सारे रिएक्शन से, केमिकल प्रोसेस की वजह से जनरेट हुए हैं और सीमित मात्रा में हैं, उनको हम कहते हैं अनवीकरणीय या सीमित स्रोत। और इन्हीं स्रोतों का एक दूसरा नाम भी है, हम कहते हैं परंपरागत स्रोत। परंपरागत मतलब बहुत समय पहले से इन्हीं स्रोत को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। कोयला बहुत पहले पता चल गया था भाई कोयले का कैसे हमें यूज़ करना है, लकड़ी का कैसे हमें यूज़ करना है।
तो ये सब हमारे परंपरागत स्रोत हैं। और जो नवीकरणीय हैं, जैसे नवीकरणीय में हमारा सोलर एनर्जी है, तो बहुत बाद में जो है सिविलाइजेशन के बहुत बाद में हमने इनका यूज़ करना शुरू करा। तो इसलिए हम इन्हें गैर परंपरागत स्रोत कह देते हैं, या बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, हर कोई इनको ईजिली यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसलिए गैर परंपरागत हमारे स्रोत हो जाते हैं। तो उनके उपयोग के आधार पे या उनकी प्राप्ति के आधार पे हम कैटेगरी में डिवाइड किया है इनको कि अनवीकरणीय या सीमित स्रोत, नवीकरणीय और असीमित। असीमित यानी इनकी ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन पे डिपेंड रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा रहेंगे हमारे लिए अवेलेबल। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, बहुत ज़्यादा बात रहती है, और मल्टीपल एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्हीं सोर्सेज के ऊपर अगर हम जाएंगे नवीकरणीय वालों पे, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये इनका डिवाइडेशन है इनके प्राप्ति के आधार पे और इनके उपयोग के आधार पे। जो पहले से यूज़ होते आ रहे हैं और इजीली यूजेबल हैं वो परंपरागत हैं, और जो अभी रिसेंटली जिनका यूज़ शुरू हुआ है और जिनसे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं है, बहुत ज़्यादा जिनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ ये टेबल के माध्यम से भी एक समझा रखा है कि अनवीकरणीय स्रोत जो हैं दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक जीवाश्म स्रोत और एक नाभिकीय। जीवाश्म वाले जो हैं, जीवाश्म में हमारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आती हैं, जैसे हमारे जो जानवर कभी डेथ हुई उनकी, वो दबते चले गए हमारी अर्थ के अंदर और वो चेंजेस हुए हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, या जितनी भी लिविंग थिंग्स में जैसे हमारी जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो किसी कारणवश जो है धरती के अंदर जाते गए, दबते गए, और उनके कन्वर्जन के बाद जो है वो कई रूप में, कई फॉर्म्स में वो चेंजेस हुए। तो वो जो फॉर्म्स थी वो जैसे कोयले में बदले, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में। और नाभिक के स्रोत जो हैं ये हमारे जैसे यूरेनियम और थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो इनके बेस पे जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं वो हमारी नाभिक के स्रोत में आती है। तो अनवीकरणीय स्रोत को पहले हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जीवाश्म स्रोत में और नाभिक के स्रोत में। और जीवाश्म स्रोत हमारा फिर से डिवाइडेड है, कोयला हो सकता है जो कन्वर्जन के बाद कोयला बना है, पेट्रोलियम बना है, गैस बना है। तो यहाँ स्लाइड में हमारा नवीकरणीय स्रोत भी हमने शो कर रखा है, बट इसके बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नवीकरणीय स्रोत वो हैं जिनको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं और जिनकी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है। तो हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, हम इनको कितना भी यूज़ करें बहुत समय तक, जैसे सौर ऊर्जा के लिए कह सकते हैं कि कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी, बट वो बहुत लंबा टाइम है, कई अरब वर्ष का समय है जब तक ये खत्म होने का इसका नंबर आएगा। तो अब फिर अपने अनवीकरणीय स्रोत पे आते हैं। तो हमें पता है अनवीकरणीय है, यानी हमें फिर से अगर वंश एक बार ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं तो हम दोबारा इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत सीमित मात्रा में है। और ये पर लेकिन दुनिया भर की जितनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 90% ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो ये बड़ी कंसर्न का एक विषय है कि अगर हम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इन पे रखेंगे और इनकी मात्रा भी सीमित है, तो अवश्य एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये स्रोत बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं इसी चीज़ को सोचते हुए कि भाई कैसे फिर उसके बाद एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो बहुत ज़्यादा नवीकरणीय स्रोत की तरफ अब जैसे सोलर पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब एरोप्लेन तक भी हम ऐसा सोच रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और एक इम्पल्स टू जो है वो एक ऐसा हमने बना भी लिया है जो पूरा सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। तो उसकी तरफ हम अपना जो है पूरा ध्यान अब केंद्रित कर रहे हैं कि नवीकरणीय स्रोत के द्वारा हम पूरा अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट कर सकें, और ये जो फिगर है 90% ये धीरे धीरे कम होने पर जाए, और जो नवीकरणीय वाली फिगर है वो धीरे धीरे अप होने पर जाए। तो अब अनवीकरणीय स्रोत जो हमने पहले पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो आता है हमारा कोयला, कोल। तो कोयले के बारे में पहले स्टडी करते हैं। तो कोयला हमारी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये ठोस रूप में है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि जो जीवाश्म ईंधन है तीन रूपों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो डिवाइडेशन हमने पहले अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था कि कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस, तो वो इसी डिवाइडेशन पे है कि वो जो मतलब हमारे जीव जंतु या पौधे जो मिट्टी के नीचे दबे हैं वो ठोस रूप में परिवर्तित हुए हैं तो कोयला है, द्रव रूप में परिवर्तित हुए हैं तो हमारे क्रूड ऑयल है, और अगर गैस जो उसके थ्रू जनरेट हुई है तो हमारी पेट्रोलियम गैस है। तो सबसे पहले हम ठोस रूप के बारे में बात करते हैं। ठोस रूप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है वो है हमारा कोयला। ये कार्बन की अपसादी चट्टानों से बना है। ये चट्टानों के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरीके की हमारी चट्टानें रहती हैं, एक अपसादी होती है और एक आगने वाली होती है। और इनके जो चेंजेस की वजह से मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो ये अवसादी मतलब जिनमें लेयर बाय लेयर, जैसे इसमें हमें डायग्राम में हम देखें तो हमें लेयर्स दिखाई देती हैं कोयले में। तो जो लेयर वाली जितने भी रॉक होती हैं वो सब हमारी अवसादी चट्टानों में काउंट होते हैं। तो ये कोयला जो है इसकी मेन कैटेगरी तीन, इसमें पीट भी आता है, पर लेकिन पीट जो है ये बहुत, मतलब इसको यूज़ नहीं करते।
जितनी हमारी एनर्जी के पर्पज़ हैं उसमें पीट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है और मतलब एफिशिएंट नहीं है एज ए ईंधन की तरह। हम इसको एफिशिएंट नहीं है कि हम यूज़ कर सकें, बट बहुत लिमिटेड कहीं कहीं इसका यूज़ है पीट वाला जो है। तो मेन जो आते हैं वो हमारा लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और इनके ये कलर के अकॉर्डिंग हैवी भूरा कोयला, सॉफ्ट कोयला और कठोर कोयला। तो इसमें आगे परसेंटेज दे रखी है कि कितना कार्बन कंटेन इनमें है। तो इस पे क्वेश्चन हमारा कई बार ये बनता है कि मतलब कौन सा कोयला है, नाम एंथ्रासाइट जरूर अपने ध्यान में रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। सबसे प्योरिटी वाला ये रहता है हमारा एंथ्रासाइट वाला जो कोयला है। तो ये इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, टेट वगैरह, सुपर टेट वगैरह में भी, कि विच टाइप ऑफ कोल इज कंटेन्स मैक्सिमम कार्बन। तो एंथ्रासाइट वाला हमारा ये कोयला है। तो इसके टाइप हुए, और ये टाइप भी जो है इसी बेस पे है कि ये धरती में जब हम इनको, हमें पता है कोयला हमारी खदानों में प्राप्त होता है, तो जो जितनी ऊपर हमें परत पे मिलता जाएगा, जैसे पहली परत पे पिट मिलेगा, उसके नीचे जाएंगे तो फिर वो लिग्नाइट मिलेगा, उसके नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा प्योर हो गया यानी बिटुमिनस मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा गहरी खदानों से प्राप्त होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये कोयला जो है ये पादप यानी हमारे जो पेड़ पौधे वाले पदार्थ हैं उनके परिणाम की वजह से इसका जनरेशन हुआ है, जो आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व दलदलों में मरे और एकत्र होते चले गए। उनसे पहले पीट बना, फिर पीट के ऊपर तलछट यानी जो भी गंदगी वगैरह इकट्ठी हुई, उसके जो प्रेशर लगा, जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, उससे ये पीट जो है कोयले में परिवर्तित होता गया, उन तीनों रूपों में परिवर्तित होता गया। तो जो पीट है, जैसे बताया कि मतलब एज ए ईंधन के स्रोत के रूप में बहुत ही कम जगह पर कुछ भागों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है। ये ईंधन की एक श्रेणी होती है कि मतलब कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ईजिली मिल जाए और उसकी कॉस्टिंग कम हो, पॉल्यूशन उससे कम हो, तो इसके बेस पे हम बताते हैं कि किस श्रेणी का हमारा ईंधन है। तो ये जो पीट आता है निम्न श्रेणी के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। कोयले का उपयोग, ये घरेलू उपयोग, ईंटी वगैरह में हम सब लोग इसको यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव इंजन यानी जो ये रेलगाड़ी का इंजन है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। उद्योगों में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। जो विभिन्न प्रकार की भट्टियां हैं ज़्यादातर सब जो है वो कोयले के द्वारा ही संचालित होती हैं। तापीय ऊर्जा उत्पादन में भी इसका प्रयोग है। धातुओं एवं खनिजों के निष्कर्षण, ये हमने 12th क्लासेस में अपनी पढ़ी होती हैं। काफ़ी सारी भट्टियां होती हैं जिनके द्वारा हम जो मेटल्स हैं उनका निष्कर्षण करते हैं। जो हमें धरती से हमें क्या मिलता है असल में, उसका अयस्क मिलता है। उस अयस्क को हमें काफ़ी सारे प्रोसेस के थ्रू उसको प्योर करना पड़ता है, उस समय फिर मेटल मिलता है। तो ये जो प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें हमें कई सारी भट्टियों का प्रयोग करना पड़ता है उस अयस्क को हमें पिघलाने के लिए, गलाने के लिए। तो वहाँ पर इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में लगभग 63% जो व्यापारिक ऊर्जा है वो हमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन के रूप में कोयले द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये तो ठोस रूप हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे द्रव रूप की, अनभिकरणीय स्रोत में। तो द्रव रूप में जो है वो हमारा खनिज तेल या पेट्रोलियम है, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कह देते हैं। ये कच्चे तेल है और गाढ़ा गहरे रंग का एक तरल रहता है। इसमें हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ भी रहती हैं। इसको हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल जो हैं ये प्राकृतिक गैस के भंडार, ये अक्सर समुद्र की तली के नीचे या भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं। समुद्र की तली के नीचे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये माना गया कि शुरुआत में जो समुद्र को जो निर्माण हुआ है, पहले वहाँ पे तलछट इकट्ठा होता रहा। जितना सब ये हमारी पेड़ पौधे रहे, जो जानवर मरे, वो सब इकट्ठे होते रहे, और उन तलछट के निर्माण के बाद फिर जो हमारी अर्थ का डिवाइडेशन हुआ, अ, मतलब बीच का जो लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड वगैरह थी, वो जब बीच का हिस्सा टूटा तो वहाँ जो जगह जनरेट हुई वो लगातार बढ़ने पे है, और वहाँ पे हमारा फिर एक घाटी जैसी सी बनी, और वहाँ पे हमारे ये समुद्रों का निर्माण होना जो है वो शुरू हुआ। तो इसलिए ये जो ये तेल के हम देखते हैं कि भाई अक्सर समुद्रों के पास में पाए जाते हैं, तो ये वही कारण इसका रहा है कि समुद्र के एरिया के आसपास जो है अक्सर कच्चे तेल के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। अब इसके निर्माण की बात करेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ ये दिखा रखा है कि जैसे हमारी अ, दो तरीके की चट्टानें हैं। ये ऊपर वाली जो है ये इम्पीरिएबल, और इससे नीचे वाली ये परमिएबल। परमिएबल मतलब जिसमें से पास हो सकता है। तो सबसे नीचे है सोर्स रॉक। तो सोर्स रॉक यानी इसमें से हमारा जो ऑयल है वो पास होके, और इस परमिएबल थी, तो परमिएबल मतलब ये अपने में से पारगम्य है, इसको हम बोलते हैं। तो पारगम्य है यानी इसमें से पास हो सकता है। और वो जो ऑयल है हमारा, जो क्रूड ऑयल है वो इसके थ्रू इजिली पास हो सकता है, पारगम्य वाली के थ्रू। और जो अपारगम्य वाली है उसके थ्रू जो है ये पार नहीं होगा, तो वहाँ रुक जाएगा ये।
तो जब रुक जाएगा तो अब वहाँ से फिर हम कैसे इसको फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें पता है कि हम बोरिंग करते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई कुएँ हैं कच्चे तेल के, तो बोरिंग के द्वारा जो है फिर हम वहाँ से इनको प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात हुई निर्माण कैसे हुआ इसका, तो जो जीव जंतु करोड़ों वर्ष पहले दबे उनके अवशेषों के विघटन, मतलब वो ब्रेकअप हुए और ब्रेकअप के बाद जो है ये जनरेशन हुआ। तो ये ऊष्मा के द्वारा और अत्यधिक दाब और उत्पीड़न के कारण जो है चट्टानों से रिसकर ये पृथ्वी की सतह पर आते हैं और अपारगम्य चट्टानों के द्वारा जब रुक जाते हैं तो वहाँ पर फिर हम इनको कुएं बनाकर, उन अपारगम्य चट्टानों से हम इनको कुएं बनाकर निकाल सकते हैं बाहर। तो इस तरीके से जो हमें ऑयल मिलता है उसको हम कहते हैं कच्चा तेल, वो हमारा कच्चा तेल कहलाता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं हम, यह है पेट्रोलियम के उत्पाद। तो पेट्रोलियम असल में जो कच्चा तेल हमारा क्रूड ऑयल निकलता है ये काफ़ी विस्कस रहता है, विस्कस यानी इसमें काफ़ी गाढ़ापन रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको हीट करते हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमें प्रोवाइडेड होते हैं। तो ये इसमें कुछ खास वो डायग्राम के थ्रू देखो दिखा भी रखे हैं इसमें हमने, ये कि एक तो जैसे पेट्रोलियम गैस है, गैसोलीन मिलता है, केरोसिन जो मिट्टी का तेल रहता है हमारा, डीजल ऑयल हमें इससे मिलता है। इसके अलावा ग्रीस एवं मोम, पेट्रोलियम कोक, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें इससे प्राप्त होती हैं। इसके अलावा भी जो कुछ रह जाता है वो पेट्रोकेमिकल उसको हम कहते हैं, तो वो पेट्रोकेमिकल की फॉर्म में हमें मिल जाता है और उसका उपयोग जो है प्लास्टिक के जो मटेरियल हैं उन्हें बनाने में, कृत्रिम रेशों को बनाने में, पेंट एवं औषधियाँ बनाने में, इन सब के लिए भी जो है उसका फिर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे सबसे पहले जो हमें इसमें मिलेगी 40 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमें गैस ही मिल रही है, गैस की फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल मिल रहा है, 110 पे नेफ्थीन मिल रही है, 180 पे केरोसिन ऑयल मिल रहा है, 260 पे हमें डीजल प्रोवाइड हो रहा है, और 340 पे जो रेजिड्यू आप 340 के बाद में जो भी रेजिड्यू बच जाता है उसको हम पेट्रोकेमिकल के फॉर्म में जो है उसका फिर यूज़ होता है। तो ये इसके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इस पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त होती हैं। अच्छा, ये जो गैस इसमें जब ये लिक्विड जहाँ पे इकट्ठा है तो कुछ ना कुछ, क्योंकि टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ गैस वहाँ पर बनती जाती है, और ये जो गैस होती है इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। तो ये जो क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से, उसको जब हम हीट करते हैं और उसके हीट के बाद जब हमें जो गैस मिलती है वो तो हमारी होती है पेट्रोलियम गैस। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमने जो कुआं खोदा जैसा जहाँ से हमने कच्चा तेल निकालना है तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक गैस रहती है। तो वहाँ पहले से ही जो है एक गैस रहती है, उसको हम कहते हैं सीएनजी, जो हमारी प्राकृतिक गैस है। और जो कच्चा तेल निकला उसको जब हीट करते हैं तो तब फिर हमें जो सबसे पहले गैस प्रोवाइड होती है वो हमारी होती है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कहते हैं एलपीजी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर होना चाहिए। सीएनजी जो है वो जो कुएं हैं हमारे पेट्रोलियम वाले कुएं, उनके ऊपर पहले से प्रोवाइडेड है, वो सीधे पाइप के द्वारा जो है उस गैस को हम निकाल लेते हैं, वो हमारी सीएनजी है। और जो हमारा क्रूड ऑयल निकला, उस क्रूड ऑयल को गर्म करने पर जो गैस हमें प्राप्त होती है वो हमारी एलपीजी या पेट्रोलियम गैस है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए हमें। तो पेट्रोलियम गैस जो है इसका, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि ये इसमें मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं। तो पेट्रोलियम गैस की जो मुख्य गैसें हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। ये इन दोनों हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं, इन दोनों का मिश्रण है ये, और ब्यूटेन इसमें ज़्यादा मात्रा में है। और ये जल्दी जलने वाली गैस है और काफ़ी मात्रा में हमें ऊष्मा भी देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी कि एलपीजी में किस गैस की मात्रा अधिक होती है और कौन कौन सी गैसों का ये मिश्रण होती है। इसको हम नाम जो इसकी फुल फॉर्म है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी तरल पेट्रोलियम गैस, इस नाम से हम इसको जानते हैं। और ये घरेलू में सभी, हम सबके घरों में इसका सिलेंडर का प्रयोग होता है और व्यावसायिक ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल कार वगैरह में भी जो है इसका काफ़ी प्रयोग चल रहा है। इसके बाद जो दूसरी हमारी है डेट इज प्राकृतिक गैस, जो बताया कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी जिसको हम कह देते हैं। ये सीधे कुएं से जो ऊपर ही जो गैस बनी रहती है ये उसको बोलते हैं हम सीएनजी।
तो ये इसमें का जो मेन है इंग्रेडिएंट्स वो मीथेन है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। उसमें जो एलपीजी वाला था वो ब्यूटेन है, और जो ये हमारे यहाँ सीएनजी वाली गैस है इसका जो मेन कंपोनेंट है डेट इज मीथेन। ये तेल के कूपों से हमें सीधे प्राप्त होती है, और इसका लगभग 50 से 90% मीथेन है। जो हमारा इसका फार्मूला मीथेन का हम सबको पता ही है, CH4 है, और एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है ये। इसके अलावा कुछ अदर गैसेस जो हैं वो भी इसमें रहती हैं, जैसे प्रोपेन है, इथेन, ब्यूटेन, और कुछ मात्रा में एक हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो भी इसमें रहती है। इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, इसको सीएनजी के फुल फॉर्म है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसके रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। सीएनजी वाले आजकल इनका ऑटो का नाम ही जो है हमने सीएनजी कर दिया है इस गैस की वजह से। तो हम सभी इसके प्रयोग से परिचित हैं कि किस तरीके से जो है ये जो प्राकृतिक गैस है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं सीएनजी का। इसकी खास बात यह है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कोयला तो सॉलिड है, तो उस अगर हम ईंधन का प्रयोग करेंगे तो उससे पॉल्यूशन, जितना सॉलिड मटेरियल होगा उतना ही पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हम आए लिक्विड पे, तो लिक्विड में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो उनका यूज़ करेंगे तो कोयले से तो कम है पॉल्यूशन, बट स्टिल पॉल्यूशन उनका भी बहुत ज़्यादा है। और जो थर्ड हमारे पास है वो है गैसेस। तो गैसेस में क्योंकि कुछ मटेरियल तो है नहीं ऐसा सच कि भाई कोई सॉलिड मटेरियल है या कुछ लिक्विड मटेरियल है कि कुछ रेजिड्यू बचेगा, तो ये टोटल लगभग यूज अप हो जाती हैं, तो कोई रेजिड्यू नहीं बचता। तो इसलिए इनके द्वारा जो हम जहाँ भी कहीं इनको यूज़ करते हैं तो बिल्कुल मिनिमम पॉल्यूशन है। तो ये भी एक है कि भाई जितना ज़्यादा हम इन गैसेस पे यूज़ अप रहें तो उतना ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं और अपने पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके बाद में है, इनसे संबंधित कुछ समस्याएं जरूर हैं, पर लेकिन जो तेल और गैस है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है खबरें आती रहती हैं कि भाई इनका रिसाव हो जाता है, अगर विस्फोट हो गया तो बहुत ही भयानक एक हादसा हो जाता है और बड़ी मुश्किल से फिर उस पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि समुद्र के पास में अक्सर इनके कुएं होते हैं, तो उसके रिसाव की वजह से जो समुद्री जीव जंतु हैं पूरा उनका इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। काफ़ी सारे जीव जंतु जो हैं इस तेल के रिसाव की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा इनका गैसों का जो मुख्य घटक है मीथेन, वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये टेम्परेचर के, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, और इस वजह से हमारा ओजोन लेयर और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हैं। और जलीय जीव वाला मैंने बताया, जैसे कि जलीय जीव और जलीय पौधों को इनका रिसाव नष्ट कर देता है। और कुछ ना कुछ संभावतया कुछ ना कुछ जो है वायु प्रदूषण भी तेल द्वारा तो खासकर होता ही होता है, वायु प्रदूषण हमारा रहता ही है इन तेलों के जितना भी हम यूज़ करेंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके द्वारा। फिर हम इसमें सीखेंगे कि भारत में कहाँ पर इनके भंडारण के स्थान हैं। तो हमें पता है कि जो कोयला है वो उसका बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इनमें बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कोयले अब पाया जाता है हमारा। लगभग ज़्यादातर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड से ही हमारी कोयले की रहती है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु में भी इसके भंडार हैं। जो तेल है, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस, उसके भंडारण जो है वो हमारा पश्चिमी तट और गुजरात, पश्चिमी तट जो है ये जो गुजरात का जहाँ गुजरात खत्म होता है वहाँ से लेके और नीचे हमारा तमिलनाडु तक का जो पूरा एक समुद्र से लगा हुआ हमारा जो अर्थ का मतलब धरती का जो हिस्सा है, उस पूरे को हम कहते हैं पश्चिमी तट। और ऐसे ही इधर की तरफ जो राइट हैंड पे हम पहुँचेंगे तो बंगाल की खाड़ी से और जो नीचे तक का पूरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं पूर्वी तट। तो जो पूरा पश्चिमी तट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसके भंडार हैं। इसके अलावा जो पूर्वी तट वाला हिस्सा है वहाँ पे भी जो गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बीच का हिस्सा है, जो डेल्टा वो बनाती हैं, वहाँ पे इसके भंडार हैं। असम में और राजस्थान में है। तो इन जगहों पर जो है ये तेल के हमारे भंडार हैं, और जीवाश्म ईंधन भारत में इन जगहों पर पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में हमने यहाँ पे अपना इतना ब्रीफ समझे, हमने समझा कि भाई 3 प्रकार के जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। कोयला ठोस में हो गया, और हमारा पेट्रोलियम वाला जो क्रूड ऑयल है वो द्रव में हो गया, और 2 तरीके की हमने गैस बताई वो गैस में हो गया। अब एक दूसरे तरीके का जो हमारा अनवीकरणीय वाला था वो था हमारा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा हम देखते हैं कि कंटिन्यूस है, लगातार चलती रहती है, ये प्रोसेस खत्म नहीं होता भाई। इनकी हाफ लाइफ होती है कई कई सौ वर्षों की, तो मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई कभी खत्म नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो क्वांटिटी जो है, जैसे यूरेनियम की या थोरियम की बात करें जो इसका मेन सोर्सेज है नाभिकीय ऊर्जा का, तो वो बहुत कम जगह पे पाया जाता है, और दूसरे जहाँ पर वो पाया जाता है वहाँ पर भी वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी क्वांटिटी वहाँ नहीं पाई जाती।
तो इसलिए इसको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं अनवीकरणीय वाली में। यानी अगर हमने एक बार सारा यूरेनियम और थोरियम हमने यूज़ कर लिया तो फिर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी से अपना यूरेनियम या थोरियम को जनरेट कर सकें। तो क्योंकि ये भी एक क्वांटिटी लिमिटेड है, हम उसको अपनी तरफ से जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हमने अनवीकरणीय वाली कैटेगरी में रखते हैं। ये परमाणविक केंद्र की जो ऊर्जा है वहाँ इसका यूज़ है। अन्य खनिजों की तरह ही जो रेडियो एक्टिव खनिज हैं उनकी मात्रा भी हमारी जो है वो निश्चित है। पर लेकिन ये इसका फ़ायदा ये है कि बहुत छोटी मात्रा भी जो है इसकी वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो ये दो प्रकार से हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। दो प्रोसेस होते हैं इसके, ये भी अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस और एक नाभिकीय संलयन का प्रोसेस। विखंडन में जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बड़ा नाभिक है वो दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है और उसके ब्रेकअप की वजह से एक काफ़ी सारी एनर्जी हमारी यहाँ पर ये जो ये एनर्जी है ये जनरेट हो रही है। तो इसका ये जो प्रोसेस है इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जो है ये भारी परमाणु है, भारी नाभिक हैं और ये छोटे टुकड़ों में दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं और इस कारण काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, विमुक्त होती है। तो इस प्रोसेस के टूटने के प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी बनती है वो हमारी नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस कहलाता है। इसका जो अपोजिट है कि टूटने की जगह जुड़ने से जो बनेगी वो हमारा नाभिकीय संलयन का प्रोसेस कहलाता है। तो नाभिकीय संलयन जो है जैसे इसमें हमने दिखाया कि एक हमारे ड्यूटेरियम है और एक हमारे ट्राइटियम है। ये दोनों हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज हुए, आपस में जुड़े, तो जुड़ने से इन्होंने हीलियम बनाया और इस प्रोसेस में क्योंकि कुछ मास का डिफेक्ट आता है, कुछ मास कम होता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जो हम मास लेते हैं और उनके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो हीलियम बनना है। तो उस दोनों के हीलियम का मास जो है वो इन दोनों के मास से कुछ कम होता है। तो वो जो मास है वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, तो हमें पता है आइंस्टीन की हमारी फेमस एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो वहां से हम देखते हैं कि वो मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है एनर्जी की वो रिलीज होती है और जैसे बताया कि छोटे नाभिक जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक वो जुड़कर संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और काफ़ी बड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो हमारी यहाँ पे रिलीज होती है। ये जो दूसरा प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो दो प्रोसेस हुए, एक नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस है और एक नाभिकीय संलयन का प्रोसेस है। इन दो प्रोसेस के थ्रू हम नाभिकीय ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं और ये फायदा इसका ये है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरेनियम और थोरियम से हम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब इससे समस्या क्या है नाभिक के वाले से, तो समस्या तो ये है कि ये जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये इसका निपटारा भाई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है जो स्टार्टिंग में मटेरियल, बट हमने उसको अपने रिएक्टर में यूज़ किया तो यूज़ करने से क्या होगा कि उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे आके हमें लगा कि भैया अब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अब हम उसको उसका निपटारा करना है क्योंकि ये कभी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इससे रेडिएशन हमेशा आते रहेंगे। तो अब वो हो सकता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तो उसके रेडिएशन कम हो गए हैं, पर लेकिन अगर हमने उसको ऐसे ही बाहर कहीं डाल दिया तो अभी भी उसके अंदर इतने ज़्यादा रेडिएशन है कि अगर कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको कैंसर और पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं, लंग्स की पूरी समस्या हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जो वेस्ट बच गया यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग हो गया, उसके बाद में जो मटेरियल बच गया हमारा उसका हम निपटारा कैसे करें, कैसे उसका निपटान करें, क्योंकि वो कहीं भी अगर कोई भी उसके संपर्क में आ गया तो अभी किसी को भी बीमार बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। उसके अलावा क्योंकि इसमें भी भट्टी का प्रयोग हमारा हो रहा है तो देख ही रहे हैं काफ़ी सारा पॉल्यूशन इसमें जनरेट होता है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। तापीय प्रदूषण, हीट काफ़ी जनरेट होती है तो तापीय प्रदूषण है। और विकिरण यानी इसके रेडिएशन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पे प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो इसका यूज़ अच्छा है पर लेकिन जो है साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके सही निपटान की और इसको सही तरीके से इसका प्रयोग करने की। इसके संबंध में हमने अभी कई बार पढ़ा भी है, कई घटनाएं देश विदेश में ऐसी हुई हैं इन रिएक्टर्स की वजह से जो काफ़ी जान माल का जिनमें नुकसान हुआ है। तो बहुत ही मतलब तरीके से समाधान के साथ में इनका यूज़ करने की नीड है। अब भारत में कहाँ कहाँ पर ये पदार्थ पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तो भारत में जो मोनोजाइट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल एक ही जगह इसका सबसे ज़्यादा है मोनोजाइट थोरियम जो है, थोरियम केवल एक ही जगह पाया जाता है भारत के अंदर और वो है ट्रावनकोर कन्याकुमारी में जो है ये पाया जाता है।
जो मुख्य स्रोत है वहीं पर हैं इस थोरियम वाले मटेरियल के। और यूरेनियम जो है ये बिहार में, अजमेर में, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ये पाया जाता है। तो काफ़ी सारे इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहे हैं जो लगातार रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार इस स्लाइड को जब आप देखें तो उन क्वेश्चंस को अपना नोट कर लें जो आपको बताए गए हैं, ताकि आपके जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी वो काम में आएँ, और उसके अलावा जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी वो काम में आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समअप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनकी डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप करके क्वेरी अपनी भेज सकते हैं, या अभी जब आप वीडियो देखेंगे इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन होगा आई विल आंसर दैट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।